गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम इथाइलिन के बारे में बात कर रहे थे और अब आपका लास्ट जो इस पेपर का लास्ट टॉपिक कहें या इस यूनिट का लास्ट टॉपिक कहें या फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कहें तो वो लास्ट बचता है आपका एब्सिसिक हार्मोन। फिफ्थ आपका है एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन पादप वृद्धि को संदमित करने वाला, पादप वृद्धि को संदमित करने वाला प्राकृतिक हार्मोन है, प्राकृतिक हार्मोन है। हमको आवश्यकता नहीं है, नेचर खुद कंट्रोल करती है पादप की कब एज होनी है, कब नहीं होनी है, कैसे होनी है, सारी चीजों को खुद कंट्रोल करती है। जैसे हमारी भी उम्र के साथ साथ क्या है, सेल्स कैसी होती चली जाती हैं, जीर्ण होती चली जाती हैं। हम कंट्रोल नहीं कर रहे, कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे खुद वातावरण कर रहा है, खुद प्रकृति कर रही है। हमारी सेल अपनी एज के अकॉर्डिंग कैसी हैं, जीर्ण होती जा रही हैं। और वो जीर्णता हमारे कहाँ दिखती है? चेहरे पर नहीं, पूरी बॉडी पर दिखती है। तो यहाँ ये ऐसी प्रकार से ये पादप वृद्धि को संदमित करने वाला प्राकृतिक हार्मोन है। पादप की वृद्धि को कब रोकना है, कैसे रोकना है, सीड प्रसुप्त अवस्था में रखना है या नहीं रखना है, सारी चीजों को यहाँ खुद कंट्रोल करता है। नेचुरल रूप से ये कंट्रोल होती है। तो ये कैसा है? प्राकृतिक हार्मोन है और विलगन का प्रमुख कारक भी है। यहाँ जीर्णता कहें और विलगन कहें, जीर्णता प्लस विलगन दोनों का कारक है, दोनों का प्रमुख कारक है। जीर्णता और विलगन का प्रमुख कारक भी है। बात करें इसकी खोज की, खोज कैसे हुई, किसने की खोज? सबसे पहले जहां खोज की बात करते हैं तो नाम आता है ऑसबॉर्न का। ऑसबॉर्न सबसे पहले जो खोज की थी ऑसबॉर्न ने की थी। ऑसबॉर्न ने क्या देखा कि जो पत्तियां पीली पड़ गई थी, पादप की जो पीली पर्ण थी, इन पर्ण से एक रस निकाला, उनको मसल करके रस निकाला। इस रस को ले जाकर हरी पत्तियों पर, जो हरी पर्ण थी, उन पर्ण पर क्या किया? छिड़क दिया। हरी पर्ण पर छिड़क दिया। कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि इन पर्ण का क्या हो जाता है? विलगन। पर्ण का क्या हो जाता है? विलगन। जो विलगन काफी समय बाद होना था, वो विलगन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? पहले ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो विलगन की प्रक्रिया धीरे धीरे होनी थी, समय लेकर के होनी थी, वो प्रक्रिया क्या हो जाती है? वक्त से पहले स्टार्ट हो जाती है। तो ऑसबॉर्न ने क्या बोला कि इन पर्ण के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ पाया जाता है, यहाँ ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो इन हरी पर्ण को विलगन के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो इन्होंने इसको क्या बोला था? एब्सिसिक अम्ल बोला था। एंड सेकंड जो खोज की थी वो की थी रॉबिन्सन और बेरिंग ने। रॉबिन्सन और बेरिंग ने, रॉबिन्सन और बेरिंग ने क्या देखा कि ये जो काष्ठीय पादपों की पर्ण होती हैं, काष्ठीय पादपों की, इन्होंने काष्ठीय पादपों की पर्ण से ऐसा पदार्थ पृथक किया, ऐसा पदार्थ पृथक किया जो क्या कर रहा था? विलगन करा रहा था, विलगन को प्रेरित कर रहा था। और इन्होंने इसको क्या कहा? डोरमेन कहा। इस पदार्थ को इन्होंने क्या कहा? डोरमेन कहा। इन्होंने एब्सिसिक कहा और इन्होंने डोरमेन कहा। पीछे कई साइंटिस्ट आए थे, कॉनफोर्थ, पोर्टर, स्टीवेनिंग, इन्होंने सभी ने मिलकर के इन दोनों पदार्थों को, कि इन्होंने बताया, पीछे जो साइंटिस्ट आए थे
कि जो डोरमिन है और क्या जो एब्सिसिक है, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, समान पदार्थ है, समान है। यहां जो काम डोरमिन कर रहा है वही काम यहां पर कौन कर रहा है, एब्सिसिन, सॉरी इन्होंने सिसिन एब्सिसिन कहा था, एब्सिसिन कर रहा है और इन्होंने इसको फिर नाम दिया था एब्सिसिक। क्या नाम दिया था फिर, एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक हार्मोन। तो इन्होंने कहा कि दोनों ही, रॉबिन्सन और बेरिंग ने जो खोज की थी वो और ऑसबर्न ने खोज की थी वो दोनों ही क्या करते हैं, समान कार्य करते हैं। तो कॉर्नफोर्थ, पोर्टर, स्टीव वेनिंग और कोसिमिजू, इन चारों साइंटिस्ट ने इसको क्या नाम दे दिया, एब्सिसिक नाम दे दिया। ये तो रहा इनकी खोज का। बात करते हैं वितरण और स्थानांतरण। वितरण कैसे होता है और स्थानांतरण कैसे होता है। वितरण कहाँ पाया जाता है, तो जितने भी संवहनी पादप हैं, संवहनी पादपों के सभी अंगों में, पादपों के सभी अंगों में क्या उपस्थित होता है, एब्सिसिक अम्ल उपस्थित होता है। संवहनी पादपों का ऐसा कोई पार्ट नहीं होता जहां पर क्या एब्सिसिक हार्मोन प्रेजेंट नहीं है, सभी जगह प्रेजेंट पाया जाता है। उच्च पाद मिलबरो के अनुसार जितने भी उच्च पादप हैं, हायर प्लांट्स हैं, इस चीज को किसने समझाया था, मिलबरो साइंटिस्ट था एक, मिलबरो। इन्होंने कहा था कि हायर प्लांट्स जितने भी हैं उनके सभी पार्ट में क्या होगा, सभी अंगों में एब्सिसिक अम्ल उपस्थित होगा। और बात करें स्थानांतरण की तो स्टूडेंट्स जाइलम और फ्लोएम दोनों ही इसके स्थानांतरण का कारक होते हैं। जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा एब्सिसिक अम्ल का स्थानांतरण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जैव संश्लेषण। एब्सिसिक अम्ल का जैव संश्लेषण कैसे होता है। जैव संश्लेषण, देखिए एब्सिसिक अम्ल जो है ये किसी भी क्लोरोप्लास्ट या एमाइलोप्लास्ट युक्त सेल में निर्मित हो सकता है, निर्मित हो सकता है। कोशिका के अंदर, अगर किसी भी कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो वहां ऐसी कोशिका के अंदर ये निर्मित हो सकता है। लेकिन वहां जिस पर्ण के अंदर निर्मित हो रहा है वो कोशिका या पर्ण कैसी होनी चाहिए, पूर्ण परिपक्व होनी चाहिए। पूर्ण परिपक्व है तभी इसका क्या होगा, यहां पर निर्माण होगा। बात करते हैं निर्माण का क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो आपने IPPP कई बार सुना है, आइसोपेंटाइल पाइरोफॉस्फेट। शुरुआत कहां से होती है, IPPP से। जब हमने ऑक्सीन की बात की थी तो भी यहां इसका जिक्र आया था, जिब्रेलिन की बात की थी तो भी इसका जिक्र आया था, साइटोकाइनिन की बात की थी तो भी इसका जिक्र आया था। तो यहाँ पर जो IPPP होता है, इस IPPP से कई चरणों में जाके, यहाँ कई स्टेप में जाके किसका निर्माण होता है, IPPP से बाइलोजेंथिन का निर्माण होता है। बाइलोजेंथिन IPPP से बाइलोजेंथिन का निर्माण होता है। ये कई स्टेप में होता है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट IPPP से बाइलोजेंथिन का निर्माण हो गया। जब यहाँ बाइलोजेंथिन का निर्माण हो जाता है तो बाइलोजेंथिन से 9,6 नियोजेंथिन का निर्माण होता है। इससे डायरेक्ट 9,6 नियोजेंथिन का निर्माण होता है। 9,6 नियोजेंथिन का निर्माण होता है। बाइलोजेंथिन से 9,6 नियोजेंथिन बना।
अब 9 सिस नियोजेंथिन से इसका होगा विखंडन, और विखंडन से क्या बन जाएगा, जेंथॉक्सिन। विखंडन हुआ इसका और विखंडन से क्या बन गया, जेंथॉक्सिन। इसके विखंडन से जेंथॉक्सिन का निर्माण हो गया। अब जेंथॉक्सिन से किसका निर्माण होगा, यहां पर एब्सिसिक एल्डिहाइड का। एब्सिसिक एल्डिहाइड, एब्सिसिक एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है और इससे यहां एब्सिसिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। एब्सिसिक एब्सिसिक एल्डिहाइड से किसका निर्माण हो गया, एब्सिसिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो एट लास्ट यहाँ पर क्या हो गया, एब्सिसिक का जैव संश्लेषण हो गया, एब्सिसिक अम्ल हमको प्राप्त हो गया। यहाँ लास्ट में जो एब्सिसिक अम्ल जो प्राप्त हो जाता है इसको हम क्या लिखते हैं, एबीए। एब्सिसिक अम्ल को एबीए से शो करते हैं। हम कहीं भी जब लिखते हैं तो एब्सिसिक नहीं लिखते, एबीए। एबीए का मतलब क्या होता है, एब्सिसिक। तो यहाँ एब्सिसिक अम्ल का निर्माण हो जाता है एट लास्ट। अब इसकी क्रिया विधि क्या होती है, क्रिया विधि, एब्सिसिक अम्ल की क्रिया विधि की बात करें तो क्रिया विधि क्या होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्रिया विधि दो प्रकार की होती है। जो क्रियाएं दीर्घकालिक होती हैं, जो दीर्घकालिक क्रियाएं होती हैं, जैसे पर्ण का विलगन, फल का विलगन, फूल का विलगन, जो दीर्घकालिक क्रियाएं होती हैं वहां तो नियमन होता है जीन अभिव्यक्ति के द्वारा। जीन अभिव्यक्ति द्वारा नियमन, वहां जीन अभिव्यक्ति के द्वारा, क्योंकि जीन्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, कोड होती है। यहाँ जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है दीर्घकालिक क्रियाओं की, उनके अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, सारी की सारी क्रियाएं संपन्न होंगी। लेकिन जो लघुकालिक क्रियाएं होती हैं, जो लघुकालिक क्रियाएं होती हैं, लघुकालिक पुष्प का खिलना और बंद होना, खिलना और बंद होना, ये क्या है, लघुकालिक क्रियाएं। ऐसी जो क्रियाएं होती हैं ये किससे होती हैं, आयंस के द्वारा, आयनों के प्रवाह द्वारा। आयन अंदर गए तो पुष्प को खोल देंगे, आयन अंदर से निकल आए तो पुष्प बंद हो जाएगा। तो यहाँ ये क्रियाएं आयनों के अभिगमन के द्वारा, आयनों के अभिवाह के द्वारा या प्रवाह के द्वारा कैसे होती हैं, ये नियमित होती हैं, कंट्रोल होती हैं। तो यहाँ क्रिया विधि के में जो नियमन हो रहा है वो दो प्रकार से होता है। दीर्घकालिक प्रक्रियाओं का जीन के द्वारा होता है, और जो लघुकालिक प्रक्रियाएं होती हैं वो आयन प्रवाह के द्वारा क्या होती हैं, अभिवाह के द्वारा कंट्रोल होती हैं। एबीए के अंदर क्या होता है, जो एबीए है, एबीए में कुछ ऐसी जीन पाई जाती हैं जो डायरेक्ट डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है, जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है, इस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को क्या करते हैं, ये डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, इसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जब ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को कंट्रोल करते हैं तो ये डायरेक्ट फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़ जाते हैं। इस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को किससे जोड़ देते हैं, फॉस्फोलिपिड से जोड़ देते हैं, फॉस्फोलिपिड के साथ में जोड़ देते हैं। दोनों के दोनों एक वाहक के द्वारा, अब इनको किसकी आवश्यकता होती है, वाहक की। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड दोनों जुड़ गए एक वाहक के द्वारा। अब ये विभिन्न जीन या आयनों का अवगमन होगा, वाहक के द्वारा क्या करेंगे, ये गमन करेंगे, वाहक के द्वारा ये गमन करते हैं। और गमन करने के बाद में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, गमन करेंगे, तो यहाँ विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को क्या करेंगे, फिर ये कंट्रोल करेंगे। एवीए की जीन्स के अंदर ऐसा गुण पाया जाता है कि जो एवीए की जीन्स होती हैं वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल करके फॉस्फोलिपिड को अपने साथ में जोड़ लेती हैं, जोड़ करके अब ढूंढती हैं एक कैरियर को, वाहक को।
क्योंकि चलने फिरने की इनको आवश्यकता नहीं है, वाहक के जरिए जाएंगी। तो वाहक को ढूंढ करके ये विभिन्न स्थानों पर गमन करके वहां विभिन्न क्रियाओं को क्या करेंगी, फिर कंट्रोल करेंगी। तो इस प्रकार से इनके गमन का कार्य आखिर है कि कंट्रोल का कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एवीए का प्रभाव। प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, एवीए अपना कहाँ कहाँ प्रभाव दिखाता है। सबसे पहले कलिका प्रसुप्ति। कलिका प्रसुप्ति, जिस वक्त हमने प्रसुप्त अवस्था पढ़ी थी वहां पता था कि अगर बीजों के अंदर क्या कहेंगे, बीजों में एवीए की कंसंट्रेशन एवीए की कंसंट्रेशन अधिक है तो क्या होगा, बीज प्रसुप्त अवस्था में रहेंगे, प्रसुप्त अवस्था में रहेंगे। अगर बीज के अंदर हम जल इंक्लूड कर दें, जल का प्रवाह करा दें, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डाउन, तो बीज क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। यही चीज तो पढ़ी थी हमने प्रसुप्त अवस्था में। तो एवीए क्या करता है, प्रसुप्ति अवस्था को रखेगा। बात करें हम कलिका प्रसुप्ति की, जो बीज के अंदर था वही क्या होता है, कलिका के अंदर। जब तक यहाँ एवीए की कंसंट्रेशन क्या है, अधिक, तब तक कलिका क्या रहेगी, प्रसुप्त अवस्था में रहेगी। तो ये प्रसुप्ति अकेले एवीए के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रही है, यहां एवीए के साथ साथ कौन कौन उपस्थित हैं, यहां एवीए के साथ साथ में साइटोकाइन और जिब्रेलिन उपस्थित हैं। साइटोकाइनिन प्लस जिब्रेलिन उपस्थित है। अगर इन दोनों की मात्रा इससे अधिक हो गई तो यहां क्या हो जाएगा, प्रसुप्ति भंग हो जाएगी। इनकी मात्रा इससे कम है तब तक क्या रहेगी, प्रसुप्त अवस्था बनी रहेगी। जीर्णता या विलगन, सेकंड पॉइंट अपना जीर्णता और विलगन, खूब लंबा चौड़ा पड़ा है। अगर एवीए उपस्थित है तो जीर्णता और विलगन तो होगा ही होगा, पहले जीर्णता आएगी और विलगन हो जाएगा। चाहे पत्ती या फल फूल मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है, इमेच्योर में इनकी उपस्थिति से भी क्या हो जाती है, जीर्णता आ जाएगी और विलगन हो जाएगा। पुष्पन व लिंग अभिव्यक्ति, पुष्पन व लिंग अभिव्यक्ति। बात करें एवीए, तो यहां पर एवीए जो होता है, एवीए की उपस्थिति में जो लॉन्ग डे प्लांट हैं, इनमें पुष्पन नहीं होता, पुष्पन नहीं होता। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट हैं इनमें पुष्पन हो जाता है। इनमें तो नहीं हो रहा लॉन्ग डे प्लांट में, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट में क्या हो जाता है, अगर एवीए उपस्थित है तो शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन हो जाएगा, चाहे इसके अनुकूल परिस्थितियां हैं या नहीं। क्योंकि हम यही तो कहते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन कब होगा, जब अंधकार ज्यादा मिलेगा। अब इसको हम उजाला ज्यादा दे रहे हैं तो पुष्पन नहीं होना चाहिए था, लेकिन पुष्पन तो होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एवीए करा रहा है ये काम, बोले मैं बैठा हूं मैं कराऊंगा, तो यहाँ पर ये काम कौन कराता है, एवीए कराता है। एवीए के कारण यहाँ पर इन परिस्थितियों में भी पुष्पन हो जाएगा। एवीए और जीए पुष्पन की क्रिया जो होती है, एवीए अनुपात जीए, जीए मतलब जिब्रेलिन, इनके अनुपात पर निर्भर करती है। इनका अनुपात कितना है, इनके अनुपात के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होती है, पुष्पन की प्रक्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भांग में देखें, भांग में जीए का प्रभाव एवीए क्या कर देता है, पलट देता है। जीए के कारण भांग में क्या होता है, पुष्पन होता है, पुष्पन होता है। जिब्रेलिन के कारण भांग में पुष्पन होता है, लेकिन इसको हमने क्या दे दिया, एवीए, तो पुष्पन नहीं होगा।
जिब्रेलिन की वजह से जो पुष्पन होना चाहिए था भंग के अंदर, वो पुष्पन की प्रक्रिया किसकी वजह से रुक गई? एवीए के कारण रुक गई। तो यहाँ जो एवीए है ये जिब्रेलिन के प्रभाव को क्या कर देता है? पलट देता है, उल्टा कर देता है। अगर कंसंट्रेशन जिब्रेलिन इसकी एवीए की अधिक है तो प्रभाव एवीए का ही होगा, जिब्रेलिन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। जो काम वो कर रहा है उसे जस्ट क्या करेगा? ये उल्टा काम करता है। बीजों में परिवर्धन, बीजों में परिवर्धन, बीजों में परिवर्धन। देखिए बीजों के अंदर 5 से लेकर के 12% तक और अधिकतर 9 शो करते हैं, 9% तक क्या होता है? जल होता है, जल उपस्थित होता है। बीजों के अंदर 5 से लेकर के 9% तक जल उपस्थित होता है। यहाँ शुरुआत की अवस्था में बात करें हम, शुरुआत में एवीए का जो स्तर है वो क्या होता है? कम। लेकिन बाद में एवीए का स्तर क्या हो जाएगा? अधिक। शुरुआत की अवस्था में बीज के अंदर एवीए का स्तर कम होता है, लेकिन बाद में स्तर क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अधिक स्तर किसके लिए होता है? प्रसुप्त अवस्था के लिए होता है। कुछ बीजों के अंदर क्या होता है, जैसे गेहूं की बात करें, ज्वार की बात करें, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इनके हमने थ्रेसिंग हुई, खेत में से आए और तुरंत बो दिया, तो इनका जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो एम्ब्रियो है वो इमेच्योर है, उसका परिपक्वन नहीं हुआ। इसके मैच्योरेशन के लिए यहाँ 2-4 महीने की आवश्यकता है। 2-4 महीने के बाद ही वो क्या होगा? मैच्योर होगा, तभी उसका क्या हो जाएगा? अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा। तो यहाँ बीजों में ये जो ऐसी कंडीशन वाले जो बीज होते हैं जिनके अंदर थ्रेसिंग के समय या जिस वक्त वो पेड़ से अलग हो रहे हैं उस वक्त उनके अंदर एम्ब्रियो क्या है? इमेच्योर है। तो उनके अंदर ये उस ड्यूरेशन में उनको प्रसुप्त अवस्था में रखता है। इसकी कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण जब वे मैच्योर हो जाते हैं, उसकी विभिन्न परिवर्धन अवस्थाओं के बाद वो मैच्योर हो जाते हैं, तब वहां उनके अंदर प्रसुप्ति क्या होती है? भंग होती है। तो एवीए जो होता है, अगर निर्जलीकरण, तो ये जो अवस्था है वो निर्जलीकरण की तो है, निर्जलीकरण के प्रति सहिष्णु बनाता है, प्रति सहिष्णु बनाता है। टॉलरेंस करता है, सहिष्णु बनाता है। क्यों? क्योंकि ये वो कंडीशन है बीज की जिसमें वो ना तो मर सकता है ना जी सकता है। कम से कम मिनिमम इसकी उपापचय क्रियाएं होती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को सहन करने के प्रति क्या देता है? इसको सहन करने की क्षमता देता है, इनको टॉलरेंट करने की क्षमता देता है। बीज प्रसुप्ति, तो यहां मैंने आपको बीज प्रसुप्ति को बताया था कि इसकी कंसंट्रेशन अगर अधिक है तो बीज प्रसुप्त अवस्था में रहेगा। मूल व प्ररोह की वृद्धि, मूल व प्ररोह की वृद्धि, प्ररोह की वृद्धि। देखिए अगर पानी कम है, अवस्था कैसी है? पानी कम है, अवस्था ऐसी है कि यहां पानी कम है, जल विभव निम्न है, या फिर ये कहें कि जल विभव क्या है? निम्न, निम्न। तो ऐसी स्थिति में तो यहां रूट का निर्माण होगा, ऐसी स्थिति में तो रूट का निर्माण करेगा कौन? एवीए। अगर जल विभव अधिक है, जल विभव अधिक है, तो यहां सूट का निर्माण करेगा। तो मूल और प्ररोह की जो वृद्धि है, वो मूल और प्ररोह की वृद्धि एवीए के अकॉर्डिंग जल विभव पर निर्भर करती है। जल की मात्रा कम है तो पहले रूट चाहिए जल अवशोषित करने के लिए, तो रूट का निर्माण होगा। और जल अगर सफिशिएंट मात्रा में है तो किसका निर्माण होगा? तब यहां पर सूट का निर्माण होगा, प्ररोह तंत्र का निर्माण होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका पेपर
सेकंड कंप्लीट होता है।